यूएस एक सुपर पावर है, एक ऐसी कंट्री जिसका ऑर्डर लगभग पूरी दुनिया ही मानती है। जहां अमेरिका के मूड से ही ग्लोबल पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, वहीं इंडिया ने कई बार यूएस के प्रेशर, वार्निंग्स और सैंक्शंस के बावजूद उसे नो कहने का दम रखा है। ये स्टोरी उन्हीं इंस्टेंसेस की है जब भारत ने यूएस की डिमांड्स को रिजेक्ट करके अपना बोल्ड स्टांस पूरी दुनिया के आगे दिखाया। कोल्ड वॉर का जमाना था और दुनिया दो कैंप्स में बांटी जा रही थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। हर कंट्री से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो किसी एक सुपर पावर के साथ खड़ी हो, लेकिन भारत ने उस वक्त एकदम अलग रास्ता चूज किया। तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया कि इंडिया किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ना सीटो ज्वाइन करेगा जो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस था एशिया में कम्युनिज्म रोकने के लिए, और ना सेंटो ज्वाइन करेगा जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में यूएस के इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए बनाया गया था। यह था इंडिया का सीधा मना यूएस को। इंडिया ने कहा कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी से जन्म हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट का, जिसमें इंडिया लीडर बन गया और दुनिया के छोटे मोटे नेशंस को एक प्लेटफॉर्म मिला जो इन सुपर पावर्स के बीच में अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते थे। मजे की बात यह थी कि यूएस को लगता था कि इंडिया यूएसएसआर के ज्यादा क्लोज है, लेकिन असल में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट कर रहा था और यूएस के अलायंस को ज्वाइन करने से इनकार करना ही इंडिया का पहला बड़ा रिफ्यूजल था यूएस को। पर असली मिर्ची यूएस को तब लगी जब इंडिया ने 1998 में पोखरान में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर स्टेट बनने का डंका बजा दिया था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस ने इंडिया पर बहुत प्रेशर बना रखा था कि इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन कर ले। दोनों ट्रीटीज को साइन करने का मतलब ये होता कि इंडिया इफेक्टिवली एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता, मतलब आगे चलकर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करना नामुमकिन हो जाता। लेकिन भारत ने दोनों ट्रीटीज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ट्रीटीज हमारी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ थी। यूएस ने पहले ही वार्निंग्स दी थी कि अगर इंडिया ने टेस्ट किया तो सैंक्शंस लगेंगे, और जब इंडिया ने 11 मई 1998 को वर्ल्ड को ये न्यूज दी तो वॉशिंगटन ने तुरंत इकोनॉमिक सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन्स और डिफेंस कोऑपरेशन फ्रीज कर दिए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक से प्रेशर बनाया गया, लेकिन इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर रखा, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मजे की बात यह है कि यूएस के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी और डिफेंस को सस्टेन किया और न्यूक्लियर पावर के क्लब में अपना नाम लिख दिया। बट अगली स्टोरी आपको और प्राउड फील कराएगी। 2003 में जब यूएस ने इराक पर इन्वेजन लॉन्च किया था, तब वॉशिंगटन ने अपने अलाइज और पार्टनर्स से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने ट्रूप्स को भेजे ताकि कोएलिशन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं। इंडिया पर भी काफी प्रेशर बनाया गया। मिलिट्री एड के ऑफर्स, डिप्लोमेटिक पर्सुएजन और ग्लोबल स्टेज पर अपील की गई कि भारत अपना सपोर्ट दे, लेकिन न्यू दिल्ली ने एकदम क्लियर स्टांस लिया, इंडिया अपने सोल्जर्स को इराक नहीं भेजेगा। रीजन भी सॉलिड था। पहला कि इराक वॉर के लिए यूएन मैंडेट नहीं था, मतलब लीगली वो एक डिस्प्यूटेड इन्वेजन था। दूसरा, इंडिया ने कहा कि अपने ट्रूप्स को एक ऐसे वॉर में भेजना जो कंट्रोवर्शियल है, उससे देश की क्रेडिबिलिटी और सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और इंडिया अपने को एक ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पर नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करवाना चाहता था। तीसरा ये कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस भी अगेंस्ट था। यूएस के एक्सपेक्टेशंस के बावजूद इंडिया ने अपना नो मेंटेन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने हेल्प करने से इनकार कर दिया। न्यू दिल्ली ने इराक के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मेडिकल एड और रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट ऑफर किया, पर हाँ, ये इंडिया का तीसरा बड़ा रिफ्यूजल था यूएस की डिमांड्स को। बट एक मैटर ऐसा है जिस पर इंडिया आज तक यूएस को नो बोल रहा है। देखिए, 1947 के बाद से कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव एरिया रहा। पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि कश्मीर का इशू दुनिया उठाए ताकि प्रेशर इंडिया पर आए। इसीलिए कभी कभी यूएस के लीडर्स भी बोल देते थे कि वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड हमेशा एकदम सीधा और सिंपल था। कश्मीर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, कोई थर्ड कंट्री बीच में नहीं आएगी। ये लाइन इंडिया ने नेहरू के टाइम से लेकर आज तक कभी चेंज नहीं की। कभी कभी यूएस प्रेसिडेंट्स ने मीडिएशन ऑफर किया, जैसे 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने, या 2017 में यूएस एम्बेसडर निक्की हेली ने सजेशन दिया था। हर बार इंडिया ने तुरंत कहा नो, टॉक्स होंगी तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ, और वो भी बायलैटरली। इंडिया का रीजन सिंपल था, अगर यूएस मीडिएशन एक्सेप्ट होती तो भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती और कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाता। इसीलिए इंडिया ने हर बार यूएस को दूर से ही हाथ जोड़ दिए हैं। अब आते हैं फाइनल स्टोरी पर।
देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, यूएस ने इंडिया पर भी प्रेशर बनाया कि वो मॉस्को से अपने डिफेंस और एनर्जी डील्स को रोक दे। लेकिन भारत का स्टैंड डे 1 से क्लियर था कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ $5.5 बिलियन की डील साइन की, जिसमें यूएस ने वार्न किया कि कैट्सा के अंदर सैंक्शंस लगेंगे। फिर भी इंडिया ने कहा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। आज S-400 रेजिमेंट्स इंडिया के पास ऑपरेशनल है। एनर्जी सेक्टर में भी इंडिया ने अपना नो मेंटेन किया। जब यूरोप और यूएस ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बंद किए, इंडिया ने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेना शुरू किया। इससे भारत अपना एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग बनाता रहा और 2025 तक रशिया से ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट बायर बन गया। फर्टिलाइजर्स, कोल और इंजीनियरिंग इंपोर्ट्स भी रिकॉर्ड लेवल पर है। नतीजा ये हुआ कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने रशिया से ट्रेड करने की पनिशमेंट देते हुए इंडिया पर 50% सैंक्शंस इंपोज किए, जो आज तक कायम है। लेकिन भारत ने अपना स्टांस नहीं बदला, ना तेल लेना बंद किया, ना ही डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना। इंडिया ने दिखाया कि अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए वो किसी भी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं आएगा, और यही है इंडिया का सबसे बड़ा नो यूएस को। तो ये थे वो कुछ इंस्टेंसेस जब इंडिया ने वर्ल्ड की सुपर पावर यूएस को सीधा नो बोल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।